Hi, hello to everyone. This is Kavish IS and we are going to talk about a topic जिसको सब लोगों ने कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर दिया है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। इन्वायरमेंट का टॉपिक से मैं इसको रिलेट कर रहा हूँ। जीएस पेपर 3 के लिए आपका इम्पॉर्टेंट है। और आप अगर सिंपली कहें तो हम लोग आज मीथेन के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, सब लोगों ने इसे इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि ज़्यादा ध्यान जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर रखता है। COP28 में भी ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रोकने के ऊपर बात हुई। हमारा जो टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ना बढ़े, इसके ऊपर बात हुई। और उसके साथ साथ मीथेन के ऊपर भी बात हुई। मीथेन आपका एक ऐसा GWP यानी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल वाला गैस बन जाता है जिसको रोकना, जिसको लिमिट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है, अगर हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है उसे 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है तो हम इस पूरे वीडियो में मीथेन के ऊपर चर्चा करेंगे। लेट्स ड्वेल इनटू दिस टॉपिक। सबसे पहले न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं। आप ये देखिए, जो फिलैंथ्रोपिक बॉडीज़ हैं जैसे सिकोया क्लाइमेट फाउंडेशन या बेजोस अर्थ फंड, उन लोगों ने कमिट किया है $450 मिलियन। अब इतना पैसा ऐसे ही तो खर्च नहीं कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मीथेन को काउंटर करने के लिए, रोकने के लिए, लिमिट करने के लिए। इतना पैसा जो है वो ये फिलैंथ्रोपिक बॉडीज लगा रहे हैं। हालांकि कितना फिलैंथ्रोपिक बॉडीज है ये जेफ बेजोस, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि जितना अमेजॉन प्लास्टिक यूज़ करता है, अगर उसका पूरा टोटल किया जाए तो कितना मल्टीपल टाइम्स तो आप अर्थ को लपेट सकते हैं। तो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ दैट जेफ बेजोस इज डूइंग, बट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मीथेन। सो हम लोग उसी टॉपिक पे रहते हैं। ये जो पैसे खर्च होंगे ना, उससे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा कि किस तरह से मीथेन एमिशन को रोका जा सकता है। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि मीथेन किस तरह का गैस है, उसका एमिशन कहाँ से होता है, उसमें कितना पोटेंशियल है। बहुत सारे पॉइंट हैं जिसको हम लोग डील करने वाले हैं। सबसे पहले ये है आपका मीथेन का केमिकल स्ट्रक्चर। CH4 एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड बनाता है और ये एक क्लाइमेट पॉल्यूटेंट है। इसका जो यूनिक चैलेंज हम लोग पोजेस करते हैं ना, वो ये है कि इसका हाई GWP है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इसका बहुत ही हाई है, 28 गुना ज्यादा है अगर कार्बन डाइऑक्साइड से कंपेयर करें तो। इसका ट्रांसिएंट नेचर है, यानी कि ये ज्यादा समय तक इन्वायरमेंट में नहीं रहता है। असल में इसका जो लाइफ टाइम है वो सिर्फ 12 ईयर ही रहता है। तो ट्रांसिएंट नेचर है, हाई GWP है। ये सारा जो पॉइंट है ना आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रीलिम्स में ऐसा ही एक दो पॉइंट पूछ देगा और बताएगा, आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा जो पॉइंट है वो करेक्ट है या सारे पॉइंट जो है वो करेक्ट हैं। तो इस तरह से यहाँ से प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन बन सकता है ना। ये जो COP28 दुबई में हुआ ना, यहाँ से मीथेन के ऊपर अवेयरनेस जो है वो ग्रो कर रहा है। फाइनेंशियल कमिटमेंट हमें दिखाई पड़ रहे हैं जिससे कि मीथेन एमिशन को क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जिससे कि मीथेन को काउंटर किया जाता है ना। इसी डायरेक्शन में सबसे पहले तो ये समझते हैं कि GWP क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या होता है। अगर मैं ये चार्ट आपको दिखाऊं ना, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से गैसेस के कितना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग 1 GWP देते हैं ना, तो 28 टाइम्स ज्यादा मीथेन है। और ये देखिए, सल्फर हेक्साफ्लोराइड 23,500 गुना ज्यादा वो कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल रखता है। यानी कि अगर आप इसको जितना ज्यादा रिलीज करेंगे हमारे इन्वायरमेंट में, उससे हमारा ग्लोबल वार्मिंग उतना ज़्यादा बढ़ेगा। ऑफ कोर्स ये सारे जो आपके गैसेस हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री हो या फिर ट्रांसफार्मर जो बिल्ट होते हैं ना, उसमें भी यूज़ किए जाते हैं, कूलेंट की तरह यूज़ किए जाते हैं ना। यहाँ पर मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा। अगर आप सच में गीक और नर्ड होना, अगर आपको सच में पढ़ना है, ये एग्ज़ाम निकालना है, तो असल में आपको ये सारे जो भी जैसे डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, मीथेन है, इन सब का यूजेस भी आपको पढ़ना पड़ेगा। आई एम not going to tell you the uses of each and every gases, but it is important for you. You have to understand that कि यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर लिखा हुआ है तो आपको थोड़ा सा रीजनिंग करना सीखना होगा कि अगर सल्फर हेक्साफ्लोराइड लिखा हुआ है तो आखिर इसका यूज कहाँ होता है। मैंने बताया आपको ट्रांसफार्मर में यूज होता है, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में यूज होता है। आपको भी ये सारे छोटे छोटे चीजों को नजरअंदाज नहीं करना पड़ेगा। बहुत कम समय लगेगा, लेकिन जितना अच्छी नॉलेज आपकी रहेगी उतना अच्छा आपके पास एक कंटेंट रहेगा और आप आंसर डिलीवर उतना अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो मेरा इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा।
जीडब्ल्यूपी मेजर क्या करता है, और हाँ उसके साथ साथ ये सारे जो बेसिक डेफिनेशन है ना वो भी बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं लिख देता हूँ। ये छोटा सा डेफिनेशन ही है, लेकिन आपको थोड़ा सा याद रखना होगा कि जीडब्ल्यूपी मेजर करता है वार्मिंग काउज्ड बाय अ सब्सटेंस रिलेटेड टू द सेम मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ओवर अ सेंचुरी। कितना कार्बन डाइऑक्साइड आपका वार्मिंग कॉज करेगा 100 साल में, उतना ही अगर सब्सटेंस अगर दूसरा गैसेस का लेंगे तो वो कितना गर्मी वार्मिंग प्रोड्यूस करेगा, उसका एक कंपैरिजन जीडब्ल्यूपी बताता है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बताता है। तो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल। नाउ नेक्स्ट हम लोग एफेमेरल नेचर ऑफ मीथेन पढ़ने वाले हैं। एफेमेरल नेचर मतलब होता है ना जो क्षणिक होता है, मतलब कि ज्यादा समय के लिए नहीं होता है, मतलब उतना भी क्षणिक नहीं होता है, लेकिन अगर कंपैरिजन करें दूसरे आपके गैसेस से ना, तो हमें ये पता चलेगा कि मीथेन जो है वो बहुत ही कम समय के लिए हमारे इन्वायरमेंट में रह रहा है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी आउट हियर, अगर CO2 50 से 200 साल तक है तो मीथेन 12 साल प्लस माइनस आप 3 ले लीजिए, उतना ही समय तक वो क्या करेगा आपके इन्वायरमेंट में रहेगा। अगर नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें तो 120 साल के लिए रहता है। यहाँ पर बहुत अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है, वाइल पोटेंट मतलब उसमें दम बहुत ज्यादा है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल उसका ज्यादा है, लेकिन वो शॉर्ट लिव्ड है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है कुछ ही सालों में। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड से कंपैरिजन करें तो वो सेवरल डिकेड्स तक क्या करता है, इन्वायरमेंट में बना रहता है और ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार रहता है। तो ऑफ कोर्स हमें जितने सारे भी ग्लोबल वार्मिंग गैसेस है ना उनको चेक करते रहना होगा। देखिए ग्लोबल वार्मिंग गैसेस का सिंपल सा कहानी है, मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया हुआ है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। फॉर एग्जांपल ये आपका अर्थ है, आप बहुत सारे गैसेस को निकाल रहे हैं, गैसेस एक तरह से क्या होते हैं, ब्लैंकेट की तरह काम करने लगते हैं, वो पूरी तरह से आपके अर्थ को कवर कर लेते हैं, और जब सूरज की किरणें आपके अर्थ तक आती हैं ना तो ये उन्हें आने तो जरूर देते हैं, लेकिन जब जाने लगते हैं तो वो ट्रैप कर लेते हैं, और इसकी वजह से जो आपका अर्थ का टेम्परेचर है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, जिसके लिए मीथेन भी क्या है बहुत ही ज्यादा जिम्मेदार है। एक और चीज मुझे यहाँ पर ध्यान में आ रहा है, यहाँ पर एफेमेरल लिखा हुआ है तो मैं थोड़ा सा ज्योग्राफी में आपको ले जाना चाहूंगा, ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा। एफेमेरल कुछ रिवर्स भी होते हैं, देखिए कुछ रिवर्स पेरेनियल होते हैं, कुछ रिवर एफेमेरल होते हैं, और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पहले पूछा हुआ है। एफेमेरल रिवर्स क्या होते हैं, ऐसे रिवर जो क्षणिक होते हैं, मतलब जिनका जो आपका माउथ है ना वो टच नहीं करता है ओशियन के साथ। अगर मैं यहाँ पर अरावली बनाऊं और यहाँ से मैं लूनी नदी निकालूं तो लूनी नदी बीच में ही कहीं खो जाती है, और इसीलिए उसे एफेमेरल रिवर भी कहा जाता है। पेरेनियल रिवर जो होते हैं वो 12 मासी रिवर होते हैं, वो 12 मास तक चलते रहते हैं। एफेमेरल रिवर जो होते हैं वो रेन फेड होते हैं, वो क्षणिक दूर तक चलते हैं और कहीं ना कहीं गायब हो जाते हैं। तो यहाँ पर एफेमेरल आपका मीथेन भी है। और ज्योग्राफी से बाहर निकलते हैं, मीथेन के ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले ये जानना हमें ज़रूरी है कि मीथेन एमिशन का सोर्सेस क्या है। तो आपको समझना पड़ेगा कि बहुत ही बेसिक सोर्स है मीथेन एमिशन का। आप जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं ना उसके वजह से मीथेन का एमिशन हो रहा है, आप जो कैटल फार्मिंग कर रहे हैं ना, आप जो गाय भैंस रखे हुए हैं उसके वजह से मीथेन का एमिशन हो रहा है। तो बहुत ही बेसिक चीज़ों से आपको मीथेन निकलता है, और एक सर्टन अमाउंट ऑफ मीथेन जो है वो ज़रूरत भी है हमारे लिए। लेकिन जैसे ऑयल एंड गैस रिजर्व में क्या होता है ना कि अगर लीक कर रहा है वहां से मीथेन बहुत ही ज्यादा, तो वो एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूटर होता है। आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर से 3%, कोल माइनिंग 9%, जो वेस्ट होता है जैसे लैंडफिल जहां पर रहता है ना वहां पर जो आपका ढेर लगा रहता है, अंबार लगा हुआ रहता है कचड़े का, वहां से मीथेन का एमिशन बहुत ज्यादा होता है। तो अगर हम लोग ये सब को काउंटर करने में सक्सेसफुल रहे ना तो हम क्या कर सकते हैं, मीथेन का एमिशन को कम कर सकते हैं। हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से, अगर मान लीजिए कि मीथेन गैस जो है वो बहुत ही अच्छा एनर्जी का भी काम कर सकता है, तो अगर हम लोग कन्वर्ट करने में सफल रहें, उस मीथेन गैस को एनर्जी में कन्वर्ट करने में सफल रहें, तो मीथेन एमिशन हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। और यही सब के लिए जो $450 मिलियन ये सारे जो फिलैंथ्रोपिक सोसाइटीज हैं, जो आपके फंड हैं, वो सब क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, ताकि ये जो मीथेन का एमिशन है उसको बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज किया जा
सके। यू कैन सी आउट हियर, लैंडफिल से हमारा निकलता है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटी से निकलता है, राइस कल्टीवेशन से निकलता है। जैसे राइस कल्टीवेशन अगर आप कर रहे हैं, पानी पूरा भर के रख रहे हैं और राइस कल्टीवेशन कर रहे हैं तो उससे मीथेन निकल रहा है। लेकिन अगर आप अल्टरनेट ड्राई और वेट कर रहे हैं, देखिए यहां पर सब चीज में मैं पहले भी बता चुका हूं कि साइंटिफिक अगर अप्रोच आप डाल दे रहे हैं उसमें, तो आपका आंसर कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा बन जा रहा है। साइंटिफिक अप्रोच यही है, कल्टीवेशन में हमें साइंटिफिक अप्रोच रखना पड़ेगा। हमें जो आपका इरिगेशन सिस्टम है उसको थोड़ा सा मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप ड्रिप इरिगेशन यूज कर रहे हैं राइस कल्टीवेशन के लिए, तो उससे क्या हो सकता है, आप ड्राई और वेट को मेंटेन कर सकते हैं, और उससे अगर आप राइस कल्टीवेशन करते हैं तो मीथेन का प्रोडक्शन उसमें कम होता है। इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में जो लूप होल रहते हैं, लॉज का रेगुलेशन नहीं होता है, जिसमें कि बेधड़ल्ले से जो कंपनियां होती हैं वो मीथेन को आपके इन्वायरमेंट में रिलीज करते हैं, अगर उसके ऊपर चेक किया जाए तो भी मीथेन एमिशन जो है वो कम हो सकता है। और इन सब को मिला के हमें मीथेन को रोकना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका GWP बहुत ही अधिक है कार्बन डाइऑक्साइड से। आप समझिए, जितना कार्बन डाइऑक्साइड नहीं नुकसान कर रहा है उससे ज्यादा आपका मीथेन नुकसान कर रहा है आपके एनवायरनमेंट को। तो ऑफ कोर्स ये पॉइंट जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं छूट जाता है, मीथेन के ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। पर एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट आपको इन सारे पॉइंट्स को थोड़ा सा समझना पड़ेगा ही पड़ेगा। प्रीलिम से यहाँ पर आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।